हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो 29 जनवरी 2023 को हुआ था और इसका हम सोशल साइंस वाला पार्ट देखेंगे। और 60 से पहले वाले सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारे पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता? तो पहला है बैंकिंग, दूसरा है संचार, तीसरा है पुलिस और चौथा है मुद्रा। तो ये है पुलिस, क्योंकि पुलिस से संबंधित जो कानून बनते हैं वो राज्य सरकार बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र, तीसरा है संघवाद और चौथा है जिम्मेदार सरकार। तो देखो, जब हम 3 स्तरों में बांटते हैं या फिर एक से अधिक स्तरों की जहां पर सरकार होती है, उसको हम बोलते हैं संघवाद। ठीक है, संघवाद में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। यानी कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं। जैसे मैंने राज्य सूची और आपको केंद्र सूची के बारे में कई बार बता रखा है अलग अलग प्रैक्टिस सेट में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो तब मैंने थ्योरी को आपको डिटेल में समझाया था। तो जो संघवाद होता है उसमें क्या होता है, 2 से अधिक स्तरों की सरकार होती है। लेकिन हमारे जो भारत है उसमें 3 स्तरों की सरकार चल रही है। पहली केंद्र है, दूसरी राज्य है और तीसरा स्थानीय सरकार है। स्थानीय का मतलब है जो ग्राम पंचायत है, इनकी जो चुनाव होते हैं प्रधान वगैरह के, वो तीसरा स्तर है। ठीक है, वो क्या है? स्थानीय सरकार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और देखो, अगर संघवाद ना दिया होता, ऑप्शन में संघवाद नहीं होता, तो इसका आंसर होता शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अगर संघवाद नहीं होता तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें, देखो ये 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया है। पहला है बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, दूसरा है बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़ों को सीधे बाजार में बेचते हैं, तीसरा है व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देते हैं और इससे तैयार माल प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि व्यापारी जाते हैं बुनकरों के पास और वो उनको कच्चा माल देते हैं, और वो जब माल तैयार हो जाता है तो माल को ले लेते हैं और उनको उसके बदले में कुछ भी पैसे दे देते हैं। ठीक है, और दादन जो व्यवस्था है इसमें मेन जो काम होता है वो कपड़ों का होता है। ठीक है, कच्चा माल बुनकरों को देते हैं। ठीक है, ये दादन व्यवस्था में क्या काम होता है? इस सूती वस्त्र का काम होता था पहले, और अपनी वेश भारत की में चलता था ये। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में किन कारण या कारणों से ग्रामीण परिवार से लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? यानी कि क्या कारण होता है कि कुछ मौसम में जो ग्रामीण लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो गांव को छोड़ के शहरों में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। क्या कारण होते हैं? पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों और व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। देखो, गांव के लोग इतने रईस नहीं होते हैं कि उनके बड़ी बड़ी जमीनें हैं, व्यापार है, ये सब है, ये सारी चीजें उनके पास नहीं होती हैं। ठीक है, आप लोग अगर गांव से हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे गांव के जो लोग हैं, हम भारत में जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है। ठीक है, वो गरीब ही हैं। 90% लोग, और भी ज्यादा 95% लोग कम से कम गाँव में गरीब ही हैं। ठीक है, जिनके पास छोटी छोटी जमीन है। बी है खेतीहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेत पर निर्भर रहते हैं। देखो, ये बात सही है कि सबके पास अपने खेत नहीं है, या खेत हैं तो 2-4 बीघा है, उसमें तो पूरी साल का गुजर बसर नहीं हो सकता। तो वो क्या कहते हैं
कि दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनके कामों पर निर्भर हैं। तो जब दूसरे पूरे साल तो खेतों में काम नहीं करवाते हैं, कुछ जब बुवाई आई या कटाई आई या कुछ फसल का कुछ काम आया, मतलब जो फसल का काम होता है वो पूरी साल नहीं रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। तो जब कुछ समय के लिए काम आता है तो वो मजदूरों को बुलाते हैं और बाकी टाइम में मजदूरों को नहीं बुलाते हैं। तो इसलिए जब उनको काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, शहर में जाएंगे। सी है, साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिलता। देखो ये बात मैंने ऊपर ही बोली है आपको कि उनको हर समय काम नहीं मिलता। डी है, खेतीहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं। देखो पूरे पूरे दिन लगे, पहले था ये, अब तो नहीं है खैर इतना। अब तो सेम सेम सा ही मिलता है मजदूरों को और जो खेतों में काम करते हैं उनको भी। लेकिन पहले मजदूरों को क्या है, बहुत कम पैसे मिलते थे, अनाज वगैरह दे देते थे कुछ लोग, और मतलब बहुत कम पैसे थे, मजदूरी बहुत कम थी पहले। अब तो ठीक मिलती है। तो इस वजह से वो क्या करते थे, शहरों में पलायन कर जाते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। ठीक है। जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, बहुत छोटी सी जगह है, और वो लोग बेचारे बहुत परेशान रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि उनके पास इतना नहीं है कि पूरी साल उस खेत में निकाल सकें। अगर किसी के पास 10 बीघा खेत भी है तो उसकी पूरी फैमिली का खर्चा नहीं निकल सकता, उसी केवल उस खेत पर ही वो डिपेंड रहे। ऊपर से खेत का भरोसा भी नहीं होता, अगर फसल आ गई, मान लो ओलावृष्टि हो गई है ना, बारिश हो गई टाइम पे, जैसे गेहूं की फसल आती है तब तो बहुत ही आंधी वगैरह चलती हैं। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ तो मुझे सारी चीजों के बारे में बहुत ही बखूबी पता है। मेरे पापा भी किसान भी थे और साथ के साथ वो अपना दूसरा काम भी करते थे। ठीक है, मेरे पापा एडवोकेट भी हैं। तो दोनों चीज, मतलब जब तक किसी आदमी के पास दोनों चीज नहीं होंगी ना, जब तक उसके पास जीविका नहीं चलेगी। यानी कि उसको शहर में भी कुछ काम करना पड़ेगा और प्लस उसको खेतों का भी देखना पड़ेगा, तभी वो कर सकता है। अगर वो पूरी तरह से खेती पर डिपेंड है तो वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन नहीं दे सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, है ना, क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 64। देखिए मैंने ना एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कराया और ये सारे जो चैप्टर हैं ये एनसीईआरटी से ही आए हैं। देखो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से आया है, तो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कहाँ सारे एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो देखो ये जो साइड में लिस्ट लगी हुई है ना, आप इन पर जाकर देख सकते हैं। ये मैंने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा रही हूँ, और ज्योग्राफी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है 6 to 8 की, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप प्लीज इन पर क्लिक करके देखें, और इन सब की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किसने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये जो कथन था वो किसने बोला था? पहला है एम के गांधी, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा है आर एन टैगोर, और चौथा है जे एन नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, एम के गांधी। और ये इन्होंने इसलिए बोला, ऐसा आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में कि इस बात से क्या मतलब है, ये इन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि जो यूरोप में उस समय क्रांतियां चल रही थी, यूरोप में जो लोकतंत्र स्थापित हो रहे थे, वहां पर क्या था कि सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। फ्रांस में, रूस में, वहां पर क्या था, सब लोग जो देश आजाद हो रहे थे, जिनका संविधान बन रहा था, तो उसमें ये चीज लिखी जा रही थी कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है। वहां की महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उनको बाद में मिला है। जो 1957 से पहले जो भी देश आजाद हुए हैं उनमें किसी को भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था वोट डालने का। ये बाद में महिलाओं ने अपना आंदोलन वगैरह करे हैं, उसकी वजह से उनको वोट डालने का अधिकार मिला। यहाँ तक कि फ्रांस में भी, आप फ्रांस को कितना मॉडर्न समझते हैं, उसमें भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, बाद में मिला था उनको वोट डालने का अधिकार। ठीक है, आंदोलन करने के बाद। तो फ्रांस में और रूस में इस तरह की कुछ व्यवस्था थी कि जिसके पास
3 दिन की मजदूरी के बराबर जो व्यक्ति एक दिन में कमाता है। जैसे हमारे यहाँ लगभग सभी जगहों पे 500 रुपए पर डे का मिलता है मजदूरों को, ठीक है, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है ज्यादा भी हो। तो 500 रुपए पर डे का मिलता है। तो जो व्यक्ति 1500 रुपए पर डे का कमाता होगा, केवल वही वोट डाल सकता है। और इसमें क्या होता था कि लगभग 60-70% लोग वोट डालने का अधिकार ही नहीं पा पाते थे। अब देखो, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पर डे की कमाई 1500 रुपए डेली की नहीं होगी, ठीक है, उनके पापा को कम भी पैसे मिलते होंगे, कोई 1000 रुपए, किसी के 700, किसी के 800, है ना, कोई 500 ही रुपए कमाते होंगे पर डे का। तो इस तरह की व्यवस्था थी। तो गांधी जी ने, और जो उस समय संविधान में अपना योगदान दे रहे थे संविधान बनाने में, उन सब लोगों ने ये तय किया था कि हमारे देश में ये पक्षपात नहीं होगा, कि जो अमीर हैं वो वोट डाल सकते हैं, जिनके पास घर का मकान है वो वोट डाल सकते हैं, जिनके पास घर का मकान नहीं है, मतलब बहुत सारी कंडीशन थी उस समय यूरोप में कि वो लोग वोट डाल सकते हैं। जो गरीब थे, बिल्कुल नीचे कैटेगरी के लोग थे, वो नहीं डाल सकते थे। अब हमारे यहाँ क्या है कि हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। कोई मैटर नहीं करता कि वो सब्जी बेच रहा है, छोले भटूरे बेच रहा है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, या वो एसडीएम है, कोई मैटर नहीं करता, है ना। मैटर क्या करता है कि वो भारत का नागरिक है, और अगर उसने भारत में जन्म लिया है तो वो वोट डाल सकता है। लेकिन यूरोप में नहीं था, वहां पर बहुत सारी क्रांतियां हुई, दोबारा आंदोलन हुए, देश आजाद होने के बाद भी, संविधान बनने के बाद भी आंदोलन हुए, उसके बाद वहां पर नियम लाए गए और वो सबको वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने पहले इस चीज को भांप लिया कि हम ऐसे किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, अगर अधिकार मिलेगा तो सबको समान मिलेगा, ठीक है। तो ये विचारधारा, सबसे पहले ये जो कथन बोला है, ये महात्मा गांधी ने बोला है। और सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने ये बोला था कि हम महिलाओं को भी बराबर का अधिकार देंगे, ताकि वो वोट डाल सकें, ठीक है। उनके साथ हम पक्षपात नहीं करेंगे कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ना मिले हमारे भारत में। तो हमारे भारत में ये शुरू से ही सुविधा महिलाओं के लिए भी सोचा गया और गरीब लोगों के लिए भी। इसलिए जो भारत का संविधान है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर सभी का ध्यान रखा गया है, ठीक है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। ज्यादातर जो अत्याचार होते हैं ना, वो महिलाओं के ऊपर ही हुए हैं पहले, अब तो नहीं हो रहे हैं कहीं भी देखो, तो सबको बराबर अधिकार है। लेकिन पहले महिलाओं के ऊपर हुए हैं, क्योंकि लोग, जो पुरुष लोग होते हैं, वो बहुत ही आसानी से महिलाओं का हक मान लेते थे, किसी भी कुरीतियों के नाम पर, भगवान के नाम पर, कैसे भी। अब नहीं है ऐसा। सॉरी, सॉरी। ये ऊपर का कमरा है और इसमें हवा आती रहती है बाहर से खिड़कियों से, तो ठंड लग रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर 65। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो डैश से अधिक महिला कर्मचारी वाले संगठनों के लिए क्रैच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। तो उन महिलाओं की एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जिनके लिए ये सुविधा दी गई है। देखो, अगर कुछ लोग क्रैच के बारे में नहीं जानते हों, जैसे गांव वगैरह के लोग होते हैं, वो कम जानते होंगे, तो मैं उनको बता देती हूँ कि क्रैच क्या होता है। क्रैच होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जैसे 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं, जिनको माँ की जरूरत होती है, तो उनको उनको क्या है, एक विशेष सुविधा दी जाती है उन बच्चों को, कि उनको कोई, जैसे किसी का एक फ्लैट है, वो क्या करेगा, वो अपना एक क्रैच खोल लेगा, क्रैच में उसमें बच्चों के खेलने का, खाने का, पीने का सारा सामान आपको मिलेगा, और वहां पर आप बच्चे को सुबह छोड़ देंगे 9 बजे, और जब आपकी ड्यूटी खत्म होगी 5 बजे, तो आप वहां से बच्चे को लेके आ जाएंगे, और उसके बदले में वो आपसे 5-6 हजार जो भी उनका बनता होगा वो लेंगे, और आपके बच्चे को सुरक्षित पूरे दिन उसकी देखभाल करेंगे, ठीक है। सुबह को उसका खाना पीना, दोपहर का, शाम का, सब कुछ करेंगे, यहाँ तक कि सूसू पॉटी भी का भी वो काम सब कुछ करेंगे आपके बच्चे का। तो जहां पर ये सुविधाएं मिलती हैं उसको बोलते हैं क्रैच। लेकिन जो अब सरकार ने क्या कानून, इस तरह के कानून लेके आ रही है सरकार, कि जो महिलाएं हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, तो वो इस तरह की सुविधाएं दे रही हैं। जो 30 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, उनको कौन सी सुविधा मिलेगी, उनको क्रैच की सुविधा मिलेगी। क्रैच का मतलब ये है कि आप बच्चों
को अपने साथ ले जाएंगे वहां काम पर, और बच्चों को क्रैच में छोड़ देंगे। मतलब आपके बच्चों की देखभाल कोई और करेगा, और आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फैक्ट्री है या मजदूरी है, कुछ भी है, ठीक है। मैंने ऐड भी देखा था टीवी में कि आप अपने बच्चों को लेके जाओ, बच्चों को भी खेलने की सुविधा है वहां पे, और आप अपना काम कर सकते हो। ये बहुत अच्छी सुविधा है, ठीक है। इससे देश की इकोनॉमी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि हमारे देश में लोगों लोगों की कमी नहीं है, काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सुविधाएं कम है, इसलिए महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। मैं भी ऑनलाइन का ये पढ़ाने का इसलिए स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बाहर जाके कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ा सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको मेरी जरूरत है, तो उनकी देखभाल मुझे करनी पड़ती है। और इसलिए मैंने ये ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया कि इसमें बच्चों को भी देख सकते हो घर में रह के आप, और अपना काम भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? पहला है मौलिक अधिकार। देखो, कल्याणकारी राज्य, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो सबसे पहले। कल्याणकारी राज्य का कौन करता है? पहला है मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार जो है वो विशेष अधिकार हैं जो भारत की जनता को दिए गए हैं, ठीक है। और ये है 12 से 35 तक। कितने तक है ये? 12 से 35 तक है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जो ये सिद्धांत हैं ये है 36 से 51 तक, ठीक है। ये संख्या भी कई बार पूछ ली जाती है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं ये, तो ये आते हैं आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत। और इनमें ही कल्याणकारी राज्य की आदर्श की घोषणा की गई है। मतलब नीति निर्देशक तत्व में ये बताया गया है कि जो सरकारें हैं उनके क्या कर्तव्य हैं जनता के प्रति, ठीक है। राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या स्थानीय सरकार है, तो उनके लिए कुछ नियम दिए गए हैं कि उनको उन नियमों का पालन करना है। जैसे सभी को रोजगार दिलाना है, सभी को स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वैसे सरकारें इतना काम करती नहीं है, और हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ सरकारें करती भी हैं, देखो सारी सरकार तो एक जैसी नहीं होती, कुछ सरकारें तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। जैसे मिड डे मील के बारे में भी इसमें नीति निर्देशक तत्व में ही सिद्धांतों में ही लिखा गया है कि मिड डे मील की सुविधा होनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें, ये खाना पीना उनको अच्छे से मिल सके, और ये पोषाहार वगैरह जो है जो सरकारें उपलब्ध कराती हैं, ये सब चीज नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई है। मेन रूप से नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में 36 से 51 में क्या लिखा गया है कि जो सरकार है उसकी क्या ड्यूटी बनती है भारत की जनता के प्रति, उसको क्या कौन कौन से कार्य हैं जो भारत की जनता के लिए उसे करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका यही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या भाग कल्याणकारी राज्य। देखो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। डॉक्टर VR अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य हैं, यानी कि कौन कौन से उद्देश्य हैं जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहला है प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, ठीक है। वही मैंने बताया आपको ऊपर कि हमारे संविधान में सबके लिए बराबर अधिकार है, ठीक है। और कोई भी किसी का भी अधिकार हनन होता है, मतलब किसी को समान अधिकार नहीं है। कहीं बोलने से कोई आपको रोक रहा है, कहीं जमीन खरीदने से या कुछ काम करने से आपको रोक रहा है, मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहा है, तो आप ये कोर्ट में जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर अपना दावा कर सकते हैं कि इन्होंने मेरा मौलिक अधिकार का हनन किया है, या आपको किसी नौकरी को करने से रोका जाता है, ठीक है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपको रोक रहा है तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है, और आप इसके लिए वाद यानी कि अपील कर सकते हैं, कहां पर? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए एक बाध्यकारी हो जिसे
कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये दोनों ही सही है। अब देखो दूसरे वाले में क्या बोला है कि ये अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब जैसे हमारी संसद में अब है बीजेपी की सरकार, लेकिन बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी बीजेपी की जो सरकार है वो हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है, वो ऐसे नहीं कर सकती है कि मान लीजिए बीजेपी में किसी एक जाति विशेष के ही लोग ज्यादा हैं, ठीक है, दूसरी जाति विशेष के नहीं है, तो वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है, जिससे जो मौलिक अधिकार हैं वो उन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, मतलब वो ऐसे कोई भी कानून नहीं बना सकती कि दूसरी जाति के लोगों से अधिकार छीन लिए जाएं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें मानने के लिए सब बाध्य है। कोई भी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, वो सभी पार्टी की सरकार, संसद, राज्यसभा, ये सब किस बाध्य है किसको मानने के लिए? मौलिक अधिकारों को। ठीक है, संविधान की चीजों को मानने के लिए अधिकार वो है, बाध्यकारी है। तो ये किसके अनुसार था? ये भीमराव अंबेडकर के अनुसार था। देखो दो बोला था, ये दोनों ही सही है। नीचे वाले भी हम पढ़ लेते हैं। सी, स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर सकें, देखो ये नहीं है। और डी है, अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित कर सकें, ये नहीं था उनका मतलब। जो इनकी जितने भी आंदोलन थे भीमराव अंबेडकर जी के, वो सारे के सारे किस पर निर्भर थे? वो थे कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ये पक्ष में किसके थे कि सबको समान अधिकार होना चाहिए हर चीज का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका में बदलने का अधिकार यदि वह मानवीय है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है कहलाता है। यानी कि न्यायपालिका को, यानी कि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, किसी भी कोर्ट को ये लग रहा है कि जो संसद ने कानून बनाया है वो गलत है। वो गलत है, क्यों गलत है? कि ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद की मूल संरचना का उल्लंघन कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया ना कि किसी भी सरकार को, किसी भी संसद को, किसी भी राज्य किसी भी मतलब जो कानून बना रहे हैं, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान की मूल संरचना को चेंज करे, संविधान की प्रस्तावना को चेंज करे, या संविधान के मौलिक अधिकारों को चेंज करे। अगर ऐसा न्यायपालिका को लगता है, किसी भी कोर्ट को ऐसा लगता है, तो वो क्या कर सकता है? ठीक है, वो क्या कहलाएगा? पहला है न्यायिक सक्रियतावाद, दूसरा है मूलभूत क्षेत्र अधिकार, और तीसरा है न्यायिक पुनरीक्षण। तो यही आएगा इसके अंतर्गत के न्यायिक पुनरीक्षण, यानी कि वो इस चीज को खारिज करेंगे, बताएंगे, इसके ऊपर व्याख्या करेंगे जो कोर्ट है कि आपने ये नियम जो है वो गलत बनाया है, ये नियम मान्य नहीं होगा क्योंकि ये हमारी संविधान का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो संसद को दोबारा अपील करेंगे, संसद से प्रस्ताव भेजेंगे कि आप क्या करो, इसको चेंज करो। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? न्यायिक पुनरीक्षण की, यानी कि आप दोबारा से निरीक्षण कीजिए और इसमें संशोधन करके दोबारा से भेजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ? मतलब क्या जरूरत पड़ गई जो ये नियम लाने की? ठीक है, क्या जरूरत थी इस नियम को लाने की, ये पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि 1993 में जो अधिनियम आया था वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, इस अधिनियम का ये नाम है। और ये जो नियम है ये उनके लिए है, मैला उठाने वाले का मतलब है जो स्वीपर थे। ठीक है, कुछ स्वीपरों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार होता है, यानी कि मैंने देखा है जो शहर होते हैं उनमें गटर वगैरह जो साफ करते हैं स्वीपर, जो एक बहुत गलत चीज है। ठीक है, अगर आप इंसान है तो आप अपने आप को वहां पर रखकर देखिए कि आप वैसा काम कर सकते हैं हाथों से जैसे वो कर रहे हैं। ठीक है, क्यों मशीनों से काम हो रहा है तो कोई बात नहीं है मैला उठाने का, लेकिन अगर हाथों से कोई इंसान कर रहा है ना,
वो जो होते हैं उनको हाथ से साफ करते हैं वो लोग। मेरे पास शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए, इतनी गलत चीज है ये। तो इसके लिए कानून बनाया गया कि जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए एक मानक तैयार किया गया कि इस मतलब इस कंडीशन से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते, लेकिन कई जगह इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी जिसमें एक स्वीपर को से इस तरह का कुछ काम लिया जा रहा था। तो मैंने उसके ऊपर कमेंट भी करी थी कि जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसको कंप्लेंट भी करनी चाहिए कि इस तरह से किसी भी स्वीपर को सीवर के अंदर आप नहीं घुसा सकते हो। ठीक है, सीवर के अंदर उसको घुसा रखा था और उससे वो सीवर की सफाई करवा रहे थे, जो कि एक गलत है। आप मशीनों से सफाई कर सकते हो लेकिन किसी भी स्वीपर को, इंसान है वो, आप उसको उसके अंदर कैसे घुसा सकते हो, कैसे उससे इतना गंदा काम करवा सकते हो। तो ये अधिनियम उसके लिए ही लाया गया था। ठीक है, कि किसी भी स्वीपर से हम इस तरह से अमानवीय व्यवहार हम उसके साथ नहीं कर सकते हैं, उससे हम कुछ भी गलत चीजें नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, आपको पता तो चल ही गया होगा, सारा कुछ मैंने बता ही दिया आपको। पहला है सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही है कि ऐसा नियम बनाया गया कि उनसे इस तरह का काम ना लिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक प्रभाव हुआ। एक मिनट, ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। यानी कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन सा एक्ट पारित हुआ। पहला है 2002 में, दूसरा है 2004 में, तीसरा है 2005 में, चौथा है 2006 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, 2005 में। ठीक है, 2005 में ये नियम आया कि जो घरेलू हिंसा होती है, जो घर में लड़ाइयाँ होती हैं, उनसे महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित 71 निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक, ठीक है गलत टाइप हो गया है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं। पहला है, देखो समानता की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हमें देखना है, समानता। पहला है अधिगमकर्ताओं के लिए गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना। दूसरा है अधिगम, देखो पहला सही है कि जो गरिमा से संबंधित मामले हैं उनको हमें संबोधित करना है। बी है अधिगमकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के लिए प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी ठीक है। और सी है सभी भिन्नताएं जीवन में अति आवश्यक हैं, यह समझना। हमें भिन्नताओं को नहीं समझना है, हमें क्या देखना है, हमें समानताओं को देखना है केवल। ठीक है, हम समानता के बारे में देख रहे हैं। डी है संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों को आत्मसात करवाना, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है, ए ए बी और सी, सॉरी बी वाला गलत था। हाँ, ये वाला गलत था।